नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 7 मार्च और 7 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। शायद आपका आज लास्ट एग्जाम है। तो आज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 20 जीके के प्रश्न पूछे गए थे। 20 जीके के प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए, उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। इसका पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा टेलीग्राम पर। तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न हुआ है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर संतूर हो जाएगा। इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। वो बनारस घराने के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। ठीक है। इसके अलावा सरंगी से संबंधित है आपका उपलापू श्रीनिवास, सितार से रविशंकर है, वीणा से असद अली खां है, सरंगी से उस्ताद सुल्तान खां है, तबला से उस्ताद जाकिर हुसैन है, बांसुरी से हरिप्रसाद सुरक्षा जी हैं। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग में से कोई भी एसएससी एग्जामों का पीवाईक्यू लेना चाहते हैं एक साल पहले का, ठीक है, चाहे आपका एसएससी डी का हो या एसएससी एमटीएस का हो या सीएचएसएल हो या सीपीओ हो या सीजीएल हो या कोई भी हो, ठीक है, उन सभी का पीडीएफ आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस पीडीएफ का सबसे बड़ा जो खास बात है कि आपको आंसर की से अपडेट किया पीडीएफ मिलेगा। साथ में आपको बता दें कि इस पीडीएफ में प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे सभी प्रश्नों के साथ। ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको परचेस के बाद चेकआउट कर लीजिएगा। बाद बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि रोशनी नादर 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स लिस्ट में कौन से स्थान पर थी। ठीक है। तो रोशनी नाडर की बात करेंगे तो 2023 में आपका दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं का फोर्ब्स का लिस्ट जारी हुआ था। उसमें से आपका 60 स्थान पे थी, यानी कि 60 स्थान पे थी। ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 60वां हो जाएगा। ठीक है। इनका पूरा नाम है रोशनी नादार मल्होत्रा। ये इससे पहले ही आपका 2019 में 54वां, 2020 में आपका 55वां स्थान पर थी। ये 2008 में भारत लौटी थी और भारत लौटने के साथ ही एचसीएल कॉर्पोरेशन के सीईओ इन्हें बना दिया गया था। अभी भी सीईओ एचसीएल कॉर्पोरेशन के सीईओ आपकी रोशनी नादर मल्होत्रा जी ही हैं। अगला है कि देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य थे। देखनी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गोवा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, गोवा हो जाएगा। देखनी नृत्य लोक संस्कृति और पश्चिमी संगीत के एक आकर्षक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जो ज्यादातर ईसाई लड़कियों द्वारा पूरी तरह से भारतीय पोशाक में नृत्य किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नृत्य में हाव भाव कथक और भरतनाट्यम से उधार लिया गया है। देखनी नृत्य गोवा के सबसे प्राचीन नृत्य रूपों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है। स्मैश की बात करेंगे तो ये जो शब्द है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा, सॉरी लॉन टेनिस हो जाएगा। स्मैश लॉन टेनिस में एक प्रकार का सर्विस शॉट है जिसमें खिलाड़ी हवा में गेंद को फेंकता है और फिर उसे दूसरे खिलाड़ी की तरफ नीचे की दिशा में हिट करता है। इसे ओवरहेड शॉट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 यानी कि अनुच्छेद 143 है, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वो लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर सलाह देता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान करता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला है एंथनी अमलराज किस खेल से संबंधित है। एंथनी अमलराज की बात करेंगे तो एंथनी जो अमलराज है इनका संबंध है आपका टेबल टेनिस से। तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। अमलराज एंथोनी अपुर्थराज भारत के तमिलनाडु के एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अमलराज ने जनवरी 2012 में लखनऊ और 2016 में हैदराबाद में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा उन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में शरद कमल के साथ युगल में रजत पदक है जो कि इन्होंने जीता है। 2017 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है। साइना नेहवाल की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल एक भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। वो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप एवं सुपर श्रृंखला खेल प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय है। इसके अलावा वह लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक में बैडमिंटन की स्पर्धा में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय भी थी। अगला है कि रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो रंगराजन समिति की बात करेंगे तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है जो कि 2014 में प्रकाशित किया था या प्रस्तुत किया था, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय के स्तर पर।
गरीबी मापन पर रंगराजन समिति ने यह कहा था और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। रिपोर्ट इन्होंने 2014 को प्रस्तुत की थी। अगला है कि नुआखाई किस राज्य का फसल त्यौहार है। तो नुआखाई की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा का फसल त्यौहार है। इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। नुआखाई उड़ीसा में एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाने वाला नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा के पड़ोसी क्षेत्रों में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। नुआ शब्द का अनुवाद नया और खाई का अर्थ भोजन होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लोकगीत आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका कजरी था। मैंने इसको अपोजिट कर दिया कि कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी लोकगीत भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार से संबंधित है। कजरी लोकगीत का उपयोग अक्सर अपने प्रेमी के प्रति एक लालसा के वर्णन के लिए किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में आसमान में काले मानसून के बादल छा जाते हैं और बारिश के मौसम के दौरान शैली विशेष रूप से गाई जाती है। अगला है पंडित रविशंकर का संबंध किससे था। पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका सितार से है। तो इसका राइट आंसर सितार हो जाएगा। यह भारत के प्रसिद्ध सितार वादक है, संगीतकार हैं। इसके अलावा 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। साथ में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से हर्षवर्धन के संस्कृत नाटक है। यहाँ पूछा गया था कि हर्षवर्धन के द्वारा रचित संस्कृत नाटकों की संख्या कितना है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक है जो कि लिखे हैं। उन्होंने 590 से लेकर 647 ईस्वी तक है जो कि शासन किया था। अगला है कि ऋण प्रदान करने वाले व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता है। ऋण प्रदान करने वाले व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ऋण प्रदान करने वाले व्यक्ति को आपका साहूकार के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका साहूकार हो जाएगा। ऋण देने वाले व्यक्ति को साहूकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जो व्यक्तिगत व्यय जैसे वस्तुओं और सेवाओं की खपत या निवेश के लिए किसी को या किसी संस्था को पैसा उधार देता है, साहूकार के रूप में जाना जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय रक्षा, सड़कों और सरकारी प्रशासन जैसी निश्चित वस्तुओं को डैश कहा जाता है, तो इन वस्तुओं को सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। सार्वजनिक वस्तु होती क्या है, तो यह शब्द उन वस्तुओं या सेवाओं को संदर्भित करता है जो सरकार द्वारा आम जनता के लाभ के लिए प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय रक्षा, सड़क और सरकारी प्रशासन जैसी वस्तुएं इस श्रेणी में आती हैं, क्योंकि इन्हें पूरे समुदाय के कल्याण के लिए इसे सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 11 हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है। भारतीय संविधान का भाग 4 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये आपके थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका थॉमस मुनरो हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। थॉमस मुनरो ने 1820 में बम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी की व्यवस्था शुरू की थी। अगला है कि भारत में साक्षरता कैसे मापी जाती है। तो भारत में साक्षरता की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत में जो साक्षरता है वो मापी जाती है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित कर कर और 100 से गुना कर कर। बाकी आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं। जो 3-4 प्रश्न पूछे गए थे वो नहीं मिल पाए हैं। आशा करते हैं वो भी जल्द मिल जाएंगे, पीडीएफ में आपको दे देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।